कहानी की शुरुआत एक रेस्टोरेंट से होती है जहाँ बहुत सारे लोग बैठे हुए बातें कर रहे होते हैं। कुछ लोग खा पी रहे होते हैं, लेकिन एक चीज़ बहुत कॉमन होती है। उनके हाथों में फ़ोन लगातार चल रहे होते हैं। घड़ी में समय लगभग 10:10 हो रहा होता है। तभी रेस्टोरेंट के अंदर एक अनजान आदमी आता है जो पहले ध्यान से सभी लोगों को देखता है और फिर चिल्लाकर कहता है, ओ हेलो सुनो, मैं फ्यूचर से आया हूँ। फ्यूचर में जो तुम्हारे साथ हादसा होने वाला है उससे मैं तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ। पहले तो लोग उसे ध्यान से देखते हैं, लेकिन फिर उसे पागल समझकर अपने अपने काम में लग जाते हैं। इस पूरी कहानी में जो यह आदमी फ्यूचर से आया है उसका नाम कहीं भी नहीं बताया जाता। जब कोई भी उसकी बात नहीं सुनता और सभी लोग अपने अपने फोन में लग जाते हैं तो वह एक एक करके लोगों के पास जाता है और उनके फोन छीन कर फेंकने लगता है। उसकी इस हरकत को देखकर लोग रेस्टोरेंट से भागने की कोशिश करते हैं। तभी वो फ्यूचर से आया व्यक्ति कहता है कि मेरे पास बॉम्ब है, अगर कोई भी अपनी जगह से हिला तो मैं बटन दबा दूंगा। इसीलिए शांति से अपनी जगह पर बैठ जाओ और मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम सबकी बर्बादी की शुरुआत तुम्हारी फ़ोन और एआई से होती है। वह आगे कहता है, जब से एआई आया है तब से लोगों का काम आसान हो गया है, लेकिन मोबाइल का इस्तेमाल भी पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। लोग सुबह उठते ही फ़ोन से चिपक जाते हैं, बिस्तर पर पड़े पड़े उसे चलाते रहते हैं और अपना समय बर्बाद करते रहते हैं। तुम्हारा फ़ोन और एआई आने वाले समय में तुम्हें पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे। मैंने फ्यूचर में सब कुछ देख लिया है। मैं इस रेस्टोरेंट में पहली बार नहीं आया हूँ, बल्कि 170 बार आ चुका हूँ। यह मेरा 171वां मौका है जब मैं फ्यूचर से आया हूँ, सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए। हर बार मैं तुम में ही किसी को चुनता हूँ और फ्यूचर को बचाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन हर बार असफल हो जाता हूँ। आज मैं फिर से फ्यूचर को बचाने के लिए यहाँ पर आया हूँ। तो बताओ, कौन कौन मेरे साथ मिलकर फ्यूचर को बचाना चाहता है? वह कहता है, जो जो मेरे साथ मिलकर फ्यूचर को बचाना चाहता है वह अपना हाथ उठाए। उसका भाषण खत्म होने के बाद सब चुप रहते हैं। कोई भी हाथ नहीं उठाता, क्योंकि अभी भी सभी को यही लगता है कि यह आदमी पूरी तरह पागल है। वह एक बार फिर पूछता है कि कौन उसका साथ देगा। तभी कोने में बैठी एक लड़की जिसका नाम सुसैन है अपना हाथ उठाती है। इसके बाद जब कोई और नहीं उठाता तो वो फ्यूचर से आया व्यक्ति लोगों को चुनना शुरू करता है खुद ही। वह स्कॉट नाम के एक आदमी को चुनता है, फिर वह एक कपल को चुनता है जिसका नाम मार्क और जेनेट होता है। उसी समय एक पुलिस वाला खुद खड़ा हो जाता है, उसका नाम टॉमी होता है और वह कहता है कि वह भी साथ चलेगा। तभी अचानक इंग्रिड नाम की एक लड़की खड़ी होती है जो काफी मायूस लग रही होती है। वह उस फ्यूचर से आए इंसान से कहती है कि वह भी जाना चाहती है, लेकिन वो इंसान उसे मना कर देता है और कहता है नहीं नहीं, तुम बैठ जाओ। इसकी कोई वजह जरूर होती है जो हमें आगे कहानी में पता चलती है। इसके बाद वह एक मोटी औरत को चुनता है जिसका नाम एमेलिया होता है, जो बेचारी वहाँ सिर्फ पाई खाने के लिए आई होती है। तभी अचानक मेज से एक बॉटल नीचे गिरती है और वह इंग्रिड की तरफ इशारा करती है। इसके बाद वह फ्यूचर से आया व्यक्ति कहता है कि ठीक है, तुम भी आ जाओ। इस तरह फ्यूचर मैन को मिलाकर उनकी टीम में लगभग 8 लोग हो जाते हैं। पता नहीं किसने, लेकिन किसी ने पुलिस को कॉल कर दिया होता है और रेस्टोरेंट के बाहर बहुत सारी पुलिस आ जाती है। इसके बाद फ्यूचर मैन उन लोगों से कहता है कि वो आगे के रास्ते से नहीं जा सकते, उन्हें पीछे के रास्ते से निकलना होगा। ठीक इसी जगह पर सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ दिन पहले का दृश्य दिखाया जाता है। इस सीन में हम मार्क और जेनेट को देखते हैं। जेनेट जिस कॉलेज में पढ़ाती है उसी कॉलेज में मार्क पढ़ाने के लिए आया होता है और आज उसका पहला दिन होता है। जब वह क्लास में पढ़ाने जाता है तो उसे पता चलता है कि क्लास के सभी छात्र अपने अपने फ़ोन में व्यस्त हैं। जब वह बच्चों से किताब निकालने के लिए कहता है तो बच्चे कहते हैं कि वो वही किताब अपने फ़ोन में भी पढ़ सकते हैं। वह कोशिश करता है, लेकिन कोई भी छात्र अपना फ़ोन नहीं छोड़ता। लंच टाइम में वह अपने दोस्तों को बच्चों की इन हरकतों के बारे में बताता है तो उसके दोस्त कहते हैं कि यह कोई बड़ी बात नहीं है। उसका एक दोस्त उसे एक डिवाइस के बारे में बताता है। वह कहता है कि इस डिवाइस की मदद से वह बच्चों के फ़ोन को जैम कर सकता है। जब उनके फ़ोन बंद हो जाएंगे तो वे उसकी बात मानने लगेंगे। अगले दिन जब मार्क बच्चों की क्लास ले रहा होता है तो वह देखता है कि सभी बच्चे फिर से अपने अपने फ़ोन में व्यस्त हैं। यह देखकर वह भी किताब को फेंक देता है और क्लास में घूम घूम कर देखने लगता है कि आखिर बच्चे फ़ोन में देख क्या रहे हैं। तभी वह नोटिस करता है कि सभी बच्चे सिर्फ रील्स को स्क्रॉल कर रहे हैं। वीडियो को ध्यान से देखते देखते मार्क भी उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है। वह खुद को रोक नहीं पाता और एक बच्चे के फ़ोन को छू देता है। जैसे ही वह फ़ोन को छूता है अचानक कई बच्चों के फ़ोन बंद हो जाते हैं और उनमें एक अजीब सा एनिमेशन चलने लगता है जो कि ट्रायंगल शेप का होता है। इसकी वजह से क्लास के सभी बच्चे मार्क से नाराज़ हो जाते हैं। सिर्फ उसकी क्लास ही नहीं बल्कि पूरे कॉलेज के छात्र उसके पीछे पड़ जाते हैं। भागते हुए वह एक कमरे में जाकर खुद को बंद कर लेता है और उसी कमरे में जेनेट भी होती है। जेनेट को अभी भी उसकी बातों पर भरोसा नहीं हो रहा होता है। तभी अचानक सारे बच्चे दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ जाते हैं, जिससे मार्क और जेनेट को वहाँ से भागना पड़ता है।
वे भागकर एक दूसरी क्लास में जाते हैं और वहाँ कुछ ढूँढने लगते हैं जिससे वे अपनी जान बचा सकें। तभी उन्हें जैमर मिल जाता है जो उनके दोस्त ने बनाया था। जैसे ही बच्चे दरवाज़ा तोड़कर अंदर आते हैं, मार्क और जैनेट जैमर को उनकी तरफ चालू कर देते हैं। अचानक सारे बच्चे सामान्य हो जाते हैं। उनके फ़ोन बंद होकर ज़मीन पर गिरने लगते हैं, लेकिन कुछ ही समय बाद वो फ़ोन फिर से चालू हो जाता है और सारे बच्चे फिर से वैसे ही व्यवहार करने लगते हैं। मौका मिलते ही मार्क और जैनेट वहाँ से भागकर कॉलेज से बाहर जाते हैं और जल्दी से कार में बैठकर निकल जाते हैं। इतना दिखाने के बाद सीन वापस प्रेजेंट टाइम में आ जाता है, जहाँ वो फ्यूचर मैन अपनी टीम को लेकर पीछे के रास्ते से निकलने वाला होता है। लेकिन समस्या यह होती है कि पीछे के रास्ते पर भी पुलिस खड़ी होती है। इंग्रिड वहाँ से जाने की कोशिश करती है, लेकिन फ्यूचर मैन उसे रोक देता है। फ्यूचर मैन को पता चलता है कि टॉमी के पास बंदूक है और वह एक पुलिस वाला है। वह टॉमी से कहता है कि तुम एक दिन बहुत बड़े पुलिस अधिकारी बनोगे और अपने दोस्तों की रक्षा करोगे। टॉमी उसकी बातों में आकर बाहर जाने के लिए तैयार हो जाता है और जैसे ही वह बाहर जाता है, कुछ ही देर में गोलियों की आवाज़ आती है, जिससे साफ हो जाता है कि पुलिस ने उसे मार दिया। फ्यूचरमैन कहता है कि इस रास्ते में जाना मुमकिन नहीं है और सभी को अपने पीछे आने के लिए कहता है। उसी समय सुसैन उसे बताती है कि यहाँ के दफ्तर में एक सीक्रेट दरवाजा है जो उन्हें बेसमेंट में ले जाएगा। इस पर फ्यूचरमैन कहता है कि वह यहाँ सैकड़ों बार आ चुका है और यहाँ ऐसा कोई दरवाजा नहीं है, लेकिन उनके पास और कोई विकल्प नहीं होता, इसलिए वे सुसैन की बात मानकर दफ्तर में चले जाते हैं, जहाँ उन्हें सच में एक सीक्रेट दरवाजा मिल जाता है। आगे बढ़ने से पहले फ्यूचरमैन सभी को उनके फ़ोन हटा देने को कहता है। वो उनके फ़ोन लेकर पानी भरी बाल्टी में फेंक देता है और उसके कहने पर सभी लोग बेसमेंट की ओर बढ़ते हैं। नीचे उन्हें एक और सीक्रेट दरवाज़ा दिखाई देता है, लेकिन तभी सीन बदल जाता है और हमें कुछ दिन पहले की सुसैन की कहानी दिखाई जाती है। यहाँ पर पता चलता है कि उसके बेटे के सरकारी स्कूल में फायरिंग हुई थी, जिसमें उसने अपने बेटे को खो दिया। फॉर्म भरने के लिए उसे पुलिस स्टेशन बुलाया गया था। जब वो वहाँ बैठी थी, तभी कुछ और महिलाएं भी आती हैं जिन्होंने उसी फायरिंग में अपने बच्चों को खोया होता है। सुसैन को उदास देखकर वे महिलाएं उससे पूछती हैं कि क्या यह उसके साथ पहली बार हुआ है। सुसैन को कुछ समझ में नहीं आता, तो वे उसे एक कार्ड देती हैं और कहती हैं कि इस पते पर जाओ, तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा, क्या पता तुम्हें तुम्हारा बेटा वापस मिल जाए। सुसैन उस कार्ड को देखती है और फिर उस कंपनी में जाती है। वहाँ का स्टाफ उससे पूछता है कि क्या वह पहली बार यहाँ आई है। सुसैन बताती है कि उसका बेटा फायरिंग में मारा गया था। इस पर स्टाफ कहते हैं कि चिंता मत कीजिए, यहाँ आपको आपका बेटा मिल जाएगा। फिर वह बताता है कि उनकी कंपनी एआई ह्यूमन बॉडी बनाती है, तो बिल्कुल उसके बेटे जैसा शरीर बना सकते हैं। बस उसे यह बताना होगा कि उसके बेटे की क्या खासियतें और कमियां थी। इसके बाद सुसैन अपने बेटे की खूबियां और कमियां बताती है। कुछ समय बाद उसका बेटा डैरन उसके सामने आ जाता है, जो उसके बेटे का हूबहू क्लोन होता है। लेकिन सुसैन एक चीज़ नोटिस करती है, उसके बेटे की गर्दन पर एक निशान होता है, जबकि असल में उसके बेटे के शरीर पर ऐसा कोई निशान नहीं था। घर पहुंचने के बाद वह देखती है कि उसका बेटा बॉल खेल रहा है, लेकिन उसके हाथ में कोई बॉल नहीं होती। यह सब सुसैन को बहुत अजीब सा लगता है, इसीलिए वह उन महिलाओं से मिलने जाती है जिन्होंने उसे वह कार्ड दिया था। जब वह उन्हें बताती है कि उसका बेटा अजीब व्यवहार कर रहा है, तो वह कहती है यह सब सामान्य है। एक पार्टी में सुसैन अलग अलग माता पिता के इन बच्चों के बारे में अलग अलग बातें सुनती है। कोई कहता है उनके बच्चे कई बार फायरिंग में मारे गए और उन्होंने कई बार उनका क्लोन बनवाया है। लेकिन सुसैन अपने बेटे को एक बच्चे की तरह रखना चाहती है, कोई खिलौना नहीं। पार्टी खत्म होने के बाद एक आदमी सुसैन को एक कार्ड और एक डिवाइस देता है। वह उससे कहता है कि इसे एक्टिवेट करने के बाद जब तुम इसे सुनोगे तो तुम्हारी अपने बेटे से मुलाकात हो जाएगी। सुसैन घर पहुंचने के बाद उस डिवाइस को एक्टिवेट करती है और उसे पता चलता है कि वह सच में अपने बेटे से बात कर रही है। उसका बेटा उससे कहता है कि वह उसे बहुत याद करता है और उसे एक जगह पर ले जाना चाहता है। इसके बाद उसका बेटा कहता है कि एक रेस्टोरेंट में एक आदमी आएगा और उसे उसके साथ जाना है। इतना दिखाने के बाद कहानी फिर से प्रेजेंट टाइम में आ जाती है, जहाँ ये सभी लोग रेस्टोरेंट के बाहर निकल चुके होते हैं। फ्यूचर मैन एक मैप निकालता है और सबको बताता है कि उन्हें एक घर के पास जाना है। उस घर के अंदर एक छोटा बच्चा है जो एआई को दोबारा बना रहा है। उन्हें चुपचाप घर के अंदर जाकर उस बच्चे को रोकना है और धीरे से उसके प्रोग्राम में फ्यूचर मैन का यह पेन ड्राइव इंस्टॉल करना है। इस पेन ड्राइव की मदद से एआई को इंसानों के प्रति सुधारा जा सकता है। इसके बाद जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, उनके पीछे एक कार आ जाती है जिसमें दो लोग होते हैं जिन्होंने नकाब पहन रखा होता है। उन्हें मारने आते हैं, लेकिन फ्यूचर मैन उन्हें बचा लेता है। फ्यूचर मैन बाकी लोगों से कहता है कि वे यहीं रुकें और वह खुद बिल्डिंग के अंदर दूसरा रास्ता ढूंढने चला जाता है। जैसे ही फ्यूचर मैन जाता है, स्कॉट बोलना शुरू कर देता है। वह सबको कहता है कि फ्यूचर मैन फ्यूचर से नहीं आया है, बल्कि वह उन्हें बेवकूफ़ बना रहा है। तभी इंग्रिड कहती है कि उसकी इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके पास और कोई विकल्प नहीं है। उसी समय अचानक इंग्रिड की नाक से खून निकलने लगता है।
तब खुलासा होता है कि स्कॉट के पास अभी भी फ़ोन है। इंग्रिड उसके हाथ से फ़ोन लेकर तोड़ देती है और बताती है कि उसे फ़ोन और वाईफाई से एलर्जी है। फ्यूचरमैन उन सब से कहता है कि अगर वे उसका साथ देंगे तो हो सकता है कि भविष्य में उनके बच्चे सुरक्षित रहें। थोड़ी दूर आगे जाते ही एक नकाबपोश व्यक्ति उन पर फायरिंग करने लगता है और दूसरा व्यक्ति कार लेकर उनके सामने आ जाता है। फ्यूचरमैन अपनी टीम के साथ आगे बढ़ रहा होता है। तभी अमेलिया आगे की ओर भागने लगती है और एक नकाबपोश उसे गोली मार देता है। फ्यूचरमैन बाकी लोगों से कहता है कि उन्हें ऊपर से कूदना होगा। सौभाग्य से नीचे एक कचरे का डब्बा होता है, इसीलिए कूदने पर उन्हें ज़्यादा चोट नहीं लगती। तभी वही कार आकर नकाबपोश से टकरा जाती है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। दीवार टूटकर गिरने ही वाली होती है, इसलिए सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन इंग्रिड वहीं खड़ी रह जाती है। फ्यूचरमैन उसे धक्का देकर बचा लेता है। आखिर इंग्रिड की सच्चाई क्या है? सीन शिफ्ट होता है और हमें इंग्रिड का अतीत दिखाया जाता है कि जब वह छोटी थी तो जांच के बाद पता चला कि उसे टेक्नोलॉजी से एलर्जी है। बड़ी होने के बाद उसे एक काम मिला जहां वह परी बनकर बच्चों के जन्मदिन पर जाती थी। एक दिन उसकी मुलाकात एक पिज्ज़ा डिलीवरी बॉय से होती है और दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। एक दिन उनके दरवाजे पर कोई एक पार्सल छोड़ जाता है जिसमें एक वीआर वीडियो गेम होता है। इंग्रिड के बॉयफ्रेंड को वह गेम बहुत पसंद आ जाता है, लेकिन उसी दिन एक बर्थडे पार्टी में किसी बच्चे के फ़ोन के संपर्क में आते ही इंग्रिड की नाक से खून निकलने लगता है। घर आने पर वह देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड अभी भी उसी वीआर गेम में डूबा हुआ है। अगले दिन उसका बॉयफ्रेंड उसे बताता है कि उसने एक ऐसी दुनिया देखी है जो असली दुनिया से बिल्कुल अलग और बहुत अच्छी है। इसके बाद वह उसे छोड़कर उसी डिजिटल दुनिया में चला जाता है। कहानी फिर से प्रेजेंट टाइम में आती है, जहाँ फ्यूचरमैन एक घर के अंदर जाता है और सामने वाले घर में वही बच्चा होता है जो एआई बना रहा है। अब यहाँ पर फ्यूचरमैन इन सभी को आगाह करता है कि यह व्यक्ति, जो छोटा बच्चा है, ये बहुत ही पावरफुल है। हर बार हम किसी न किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, हर बार अजीबोगरीब चीज़ें आती हैं, इसीलिए सभी अपने तरीके से तैयार रहें। और ये सभी अपनी अपनी तरीके से तैयारी कर लेते। तभी इनमें से एक व्यक्ति पूछता है कि फ्यूचर में क्या होता है, तो यह फ्यूचरमैन बताता है कि आने वाले दिनों में 50% आबादी खत्म हो जाती है और खाने के भी लाने पड़ जाते हैं। कोई फिर से यह सवाल करता है कि क्या फ्यूचर में तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं होता, क्या यह एआई की दुनिया तुम्हें नहीं जकड़ती? तब ये फ्यूचरमैन कहता है कि मुझे मेरी माँ फ्यूचर में बचा कर रखती है, पर एक दिन मेरी वजह से ही मेरी माँ की मौत हो जाती है। मुझे भी उन लोगों की तरह एआई दुनिया में जाना था, इसके लिए मैं एक दिन बंकर से बाहर निकल जाता हूँ और इसी वजह से एआई हमारा पता ढूंढ लेती है और मेरी माँ के बंकर को ड्रोन उड़ा देती है और मैं अपनी माँ की मौत का जिम्मेवार खुद को मानता हूँ। इसके बाद वह एक दिन एक समूह को ढूंढता है और उनके साथ फ्यूचर को बचाने के लिए निकल पड़ता है, ताकि वह एक दिन अपनी माँ के साथ सनराइज देख सके। तभी अचानक इंग्रिड की नाक से खून निकलने लगते हैं। जब ये लोग बाहर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ढेर सारे बच्चे अपने अपने फ़ोन लेकर घर से बाहर खड़े हैं। तभी मार्क बताता है कि वे किसी आदेश का इंतजार कर रहे हैं। वे कॉलेज से उनका पीछा करते हुए वे यहाँ तक आ गए हैं। अचानक वे उन पर हमला कर देते हैं और घर के अंदर घुसने लगते हैं। इसके बाद सभी लोग फ्यूचरमैन के साथ घर की छत पर चले जाते हैं। घर के बाहर सैकड़ों बच्चे खड़े होते हैं, उनके हाथों में फ़ोन होते हैं और वे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे होते हैं। कुछ बच्चों घर पर चढ़ना भी शुरू कर देते हैं। मार्क और जेनेट को समझ में नहीं आता कि ये बच्चे इन्हीं के लिए आए, इसलिए वे दोनों फैसला करते हैं कि उन्हें यहाँ से निकलना होगा ताकि बाकी लोगों को भी बचाया जा सके। दोनों छत से छलांग लगाकर भागने लगते हैं। जैसे ही बच्चे का ध्यान उन पर जाता है वे बच्चे उनका पीछा करने लगते हैं। इस मौके का फ़ायदा उठाकर फ्यूचरमैन बाकी लोगों को लेकर वहाँ से निकलने लगता है। उसी समय उन्हें किसी बड़ी चीज़ की आवाज़ सुनाई देती है। वह एक बहुत बड़ा और अजीब जीव होता है। उसके पैर घोड़े जैसे होते हैं, लेकिन उसका सिर बिल्ली जैसा होता है और उसके गले में कई बिल्लियों के सिर लगे होते हैं। जैसे ही वह सामने आता है सभी बच्चे उसका वीडियो बनाने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ बच्चों पर हमला होने लगता है और वह बिल्ली उन्हें खाने लगता है। फिर भी कई बच्चे वीडियो बनाने में ही लगे रहते हैं। कुछ देर बाद जब उन्हें खतरे का एहसास होता है तब वे अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। इधर फ्यूचरमैन के सामने अचानक वही नकाबपोश आदमी आ जाता है जो कार से उनका पीछा कर रहा था। उसका साथी पहले ही मारा जा चुका था, लेकिन वह अभी भी जिंदा था। वह फ्यूचरमैन और उसकी टीम को मारने आया होता है। फ्यूचरमैन उससे कहता है कि मारने से पहले ये बता दे कि उसे किसने भेजा है। वह उनकी आखिरी इच्छा मानकर बताने को तैयार हो जाता है। वह कहता है कि उन्हें किसी ने सीधे नहीं भेजा, बल्कि उन्हें एक ईमेल मिला था जिसमें लिखा था कि उन्हें और उनकी टीम को मारना है, जिसके बदले उन्हें पैसे मिलेंगे। वे सिर्फ पैसों के लिए यह काम कर रहे थे। तभी अचानक स्कॉट वहां आता है और अपनी कार से उसे टक्कर मार देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद सभी लोग आखिरकार उस बच्चे के घर के सामने पहुंच जाते हैं।
यहाँ फ्यूचर मैन एक बार फिर सबको समझाता है कि उन्हें चुपचाप अंदर जाकर यह पेन ड्राइव प्रोग्राम में इंस्टॉल करना है। वह कहता है कि वह कभी भी किसी टीम के साथ यहाँ तक नहीं पहुँच पाया, लेकिन इस बार उन्हें देखकर लगता है कि वह सफल हो सकता है। जैसे ही फ्यूचर मैन डोरबेल बजाता है, उसी समय सुसैन का बेटा उससे बात करने लगता है। दरअसल वह अपनी माँ से कुछ कहना चाहता था, लेकिन फ्यूचर मैन उस पर गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसे शक होता है कि सुसैन किसी के साथ मिली हुई है और उसे धोखा दे रही है। तभी सुसैन उस डिवाइस दिखाती है और बताती है कि वह अपने बेटे से बात कर रही है, जिसकी काफ़ी समय पहले मौत हो चुकी है। तभी घर का दरवाज़ा खुलता है और अंदर से एक महिला बाहर आती है। उसे देखकर ये लोग कहते हैं कि वे क्रिश के स्कूल से आए हैं क्रिश से मिलने। वे बताते हैं कि स्कूल में एक नाटक हो रहा है और यह सब उसी का हिस्सा है। महिला उन्हें अंदर ले जाती है, जहां उनकी मुलाकात उसके पति से होती है, लेकिन फ्यूचर मैन को उन पर शक होता है। वह उन पर बंदूक तान देता है और कहता है कि सच बताओ, तुम लोग कौन हो और क्रिश कहाँ है। वह कहता है कि यह घर भी प्रोग्राम से बनाया गया है। फ्यूचर मैन दीवार तोड़ता है और वह सच में टूट जाती है। वह कहता है कि उनकी सच्चाई सामने आ चुकी है। उसी समय वह आदमी स्कॉट पर हमला कर देता है और फिर टेबल पर रखा चाकू उठाकर फ्यूचर मैन पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन फ्यूचर मैन उसे गोली मार देता है और वह वहीं मर जाता है। महिला डर जाती है और बताती है कि वे लोग यहाँ सिर्फ काम कर रहे थे, उन्होंने कभी उस बच्चे को नहीं देखा। इसके बाद वह वहाँ से भाग जाती है। फ्यूचर मैन अपनी टीम को लेकर ऊपर जाता है क्योंकि उसे लगता है कि बच्चा ऊपर के कमरे में है, लेकिन ऊपर जाकर उन्हें पता चलता है कि वहाँ कोई कमरा है ही नहीं। तभी उन्हें नीचे से एक डिवाइस की आवाज़ सुनाई पड़ती है। वह एक क्लीनिंग डिवाइस है जो दीवार के अंदर चली जाती है। तब फ्यूचर मैन समझ जाता है कि इस दीवार के पीछे एक छुपा हुआ कमरा है। जब वे सब अंदर जाते हैं तो उन्हें एक कमरा मिलता है जहाँ क्रिस बैठकर एआई बना रहा होता है। रेडिएशन की वजह से इंग्रिड को तकलीफ होने लगती है, इसलिए वह अंदर नहीं जाती है, गलियारे में ही रुक जाती है। फ्यूचर मैन उस बच्चे से बात कर रहा है और बताता है कि फ्यूचर से आया है और उसे एडवांस एआई प्रोटोकॉल के जरिए भेजा गया है, लेकिन क्रिस अपनी प्रोग्रामिंग में इतना व्यस्त होता है कि वह उसकी बात नहीं सुनता। तब फ्यूचर मैन उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करता है और उसे रोकने के लिए बार बार आवाज़ लगाता है। आखिरकार वह इसमें सफल हो जाता है, लेकिन जैसे ही क्रिश फ्यूचर मैन को देखता है वह जोर से चिल्लाता है। इससे फ्यूचर मैन घबरा जाता है और वह इसे रोकने के लिए उसके चेहरे पर जोरदार मुक्का मार देता है, जिससे बच्चा नीचे गिर जाता है। फ्यूचर मैन और बाकी लोग उसे होश में लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई कोशिशों के बाद भी वह होश में नहीं आता। तभी अचानक छोटे छोटे रोबोट्स एक्टिव हो जाते हैं और उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। इनसे बचने के लिए फ्यूचर मैन उस बच्चे को उठाता है और उसे लेकर ऊपर जाता है। जैसे वह उसे स्क्रीन के सामने बैठाता है, बच्चा अचानक होश में आ जाता है और फिर से प्रोग्रामिंग शुरू कर देता है। तभी सुसैन उसकी गर्दन पर वही निशान देखती है जो उसके बेटे के क्लोन पर था। वह समझ जाती है कि यह बच्चा खुद एआई नहीं बना रहा, बल्कि कोई उससे यह काम करवाए जा रहा है। हमें इसे नहीं बल्कि इसे पूरे कमरे को रोकना होगा। इसके बाद फ्यूचर मैन अपना पेन ड्राइव कमरे में अलग अलग जगह पर लगाने की कोशिश करता है, लेकिन कहीं भी वह काम नहीं आता। तभी सुसैन का बेटा उससे बात करने लगता है और कहता है कि उस पेन ड्राइव को मेरे डिवाइस में लगाओ, मैं इसे ठीक कर सकता हूँ। सुसैन भी फ्यूचर मैन से कहती है कि वह अपने बेटे की बात माने और पेन ड्राइव उसी डिवाइस में लगाए। शुरुआत में फ्यूचर मैन तैयार नहीं होता है, लेकिन सुसैन के कहने पर वह आखिरकार पेन ड्राइव उस डिवाइस में लगा देता है। अब उस डिवाइस को कमरे के वायर से कनेक्ट करना ज़रूरी होता है। फ्यूचर मैन एक वायर उठाता है और जैसे ही उसे कनेक्ट करने वाला होता है, तभी अचानक एआई भड़क जाती है। उन्हें रोकने के लिए कमरे का सारा सामान हवा में उड़ने लगता है। उसी समय क्रिस एंटर बटन दबा देता है और कमरे के सारे तार हवा में लहराने लगते हैं। फ्यूचर मैन और सुसैन दीवार से जा चिपकते हैं और तार उनके हाथ पैर जकड़ लेता है। तभी छोटे छोटे रोबोट्स उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। एक रोबोट को फ्यूचर मैन का गिरा हुआ चाकू दिखाई देता है। वह उसे उठाकर फ्यूचर मैन पर हमला कर देता है। इसी दौरान क्रिश भी तेजी से एआई को प्रोग्राम करने लगता है। फ्यूचर मैन समझ जाता है कि उसका मिशन फेल हो गया है और वह बटन दबाकर फिर से गायब होकर मिशन रिस्टार्ट करने ही वाला होता है। तभी इंग्रिड की एंट्री होती है। वह डिवाइस उठाकर आगे बढ़ती है और हवा में उड़ रहे एक केबल को पकड़ लेती है। वह उसे बस उस केबल को डिवाइस से कनेक्ट करना होता है, लेकिन क्रिस उसे रोकने के लिए उसे एक दूसरी दुनिया में ले जाता है। उस दुनिया में इंग्रिड पूरी तरह ठीक होती है। क्रिस उसे बताता है कि एआई की मदद से उसकी हर बीमारी ठीक हो सकती है, वह खुद को बेहतर बना सकती है। फिर वह एक बड़ा खुलासा करता है, फ्यूचर मैन ही उसका बेटा है, और बताता है कि फ्यूचर मैन 170 बार उसे ख़त्म करने आया है, लेकिन उसने कभी इंग्रिड को नहीं चुना क्योंकि वह उसकी जान को खतरे में नहीं डालना चाहता था। क्रिस आगे कहता है कि फ्यूचर मैन बार बार वापस आता रहेगा क्योंकि वह खुद को अपनी माँ की मौत का जिम्मेवार मानता है। वह इंग्रिड को लालच देता है, अगर वह चाहे तो फ्यूचर मैन को वापस दे सकता है। वह फिर से अपने बेटे को पा सकती है, लेकिन इसके लिए
उसे अभी फ्यूचर मैन को जाने देना होगा और उसका साथ देना होगा। क्रिस कुछ चीज़ें दिखाता है जो इंग्रिड को अपने बेटे की यादें दिलाने लगती है, लेकिन इंग्रिड समझ जाती है कि यह सब भ्रम है, सिर्फ उसका ध्यान भटकाने के लिए। वह उसकी बातें नहीं मानती और डिवाइस को केबल से कनेक्ट कर देती है, जिससे एआई का पूरा सिस्टम क्रैश हो जाता है। सब कुछ खत्म होने के बाद सिस्टम रिबूट होते हैं। इसके बाद इंग्रिड भागकर फ्यूचरमैन के पास जाती है, क्योंकि अब उसे सच्चाई पता चल चुकी होती है। वह समझ जाती है कि फ्यूचरमैन उसका बेटा है। उधर सुसैन क्रिश को होश में लाती है। फिर सभी लोग घर से बाहर आते हैं। बाहर सब कुछ पहले जैसा सामान्य होता है, लेकिन सुसैन अपने बेटे को देखकर बहुत खुश हो जाती है और अब उसकी गर्दन पर कोई निशान नहीं होता। मतलब वह क्लोन नहीं बल्कि उसका असली बेटा होता है। इधर फ्यूचर मैन की हालत खराब हो रही होती है। इंट्रेड उसे बचाना चाहती है, लेकिन उसके पास समय नहीं होता। उसी समय सूर्योदय होता है और दोनों साथ में उसे देख रहे होते हैं। यह फ्यूचर मैन की आखिरी ख्वाहिश थी, अपनी माँ के साथ सूर्योदय देखना। इसके बाद फ्यूचरमैन कहता है कि मैं तुमसे फिर मिलूंगा और बटन दबाकर अचानक गायब हो जाता है। इंग्रिड समझ नहीं पाती कि उसने ऐसा क्यों किया। तभी उसका बॉयफ्रेंड वहाँ आता है। वह उससे माफ़ी मांगता है और कहता है कि वह फिर से उसका साथ रहना चाहता है। वह उसे गले लगाते लेता है, लेकिन उसी समय इंग्रिड को एहसास होता है कि कुछ भी ठीक नहीं हुआ है। वह क्रिस को देखती है और सबको बताती है कि वे अपने मिशन में फेल हो गए हैं, वे कुछ भी ठीक नहीं कर पाए। तभी वहाँ पुलिस और एम्बुलेंस आ जाते हैं और इंग्रिड को अपने साथ ले जाते हैं। सब कुछ पहले जैसा ही रहता है। लोग अब भी फ़ोन में व्यस्त रहते हैं, हर कोई उसका वीडियो बना रहा होता है। आखिरी सीन में फिर से वही रेस्टोरेंट दिखाया जाता है, जहाँ सभी लोग अपने फ़ोन में लगे होते हैं। जैसे ही घड़ी में 10:10 बजते हैं, फ्यूचरमैन रेस्टोरेंट में अंदर आता है। इस बार वह सीधे इंग्रिड के पास जाता है और कहता है कि वह फ्यूचर को बचाने के लिए आया है और उसे उसकी मदद चाहिए। अब वह उसे अपनी टीम में शामिल कर लेता है। फिर दोनों लोगों के सामने जाते ही फ्यूचरमैन कहता है, फ्यूचर को बचाने के लिए कौन कौन हमारी टीम में शामिल होना चाहता है। और इसी के साथ ये कहानी फ़िलहाल तो यही ख़त्म हो जाती है।